आज व्यू 360 में ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, सदर ट्रंप का मुज़ाकरात पर रजामंदी का इशारा, ईरान का इनकार। पाकिस्तानी सहाफत के लिए बड़ा चैलेंज कौन सा, रियासती दबाव या गैर जिम्मेदाराना सहाफत। एवेंजर्स एंड गेम ने छोड़ दिया टाइटैनिक को पीछे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में मुनक्कदा मुज़ाकरात का छठा दौर ख़त्म हो गया है। इस सिलसिले में अफगान मुफाहमत के लिए अमेरिका के खुसूसी मावन ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि तालिबान के साथ गुज़िश्ता रोज़ दोहा में ख़त्म होने वाले मुज़ाकरात में अफगान जंग के खात्मे के लिए सुस्त लेकिन मुस्तहकम पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात का ये दौर एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 रोज़ पहले ही तालिबान ने एक अमरीकी NGO पर हमला किया जिसमें कम से कम 9 अफराद हलाक हुए थे। मुज़ाकरात की तफसील और पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार पर ताज़ा तरीन के लिए आइए चलते हैं नुखबत मलिक के पास, जो इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। नुखबत, सबसे पहले तो तफसीलात बताइए कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मज़ीद अपनी ट्वीट्स में क्या कहा। जी इरम, एम्बेसडर खलीलज़ाद ने कहा है कि जो जंग के खात्मे का जो फ्रेमवर्क है उसकी डिटेल्स पे, उसकी तफसीलात पे अब बात हो रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक जुमला जो है वो लिखा जिसको मैं यहाँ कोट करूंगी। उनका कहना था कि डेविल इज़ ऑलवेज इन द डिटेल्स। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि जो तनाज़ा है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। तो इसलिए मुज़ाकरात का की जो रफ्तार है उसके मुकाबले में वो बहुत सुस्त है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें और ज़्यादा मज़ीद तेज़ी से जो है वो इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। और साथ ही तमाम फ़रीक़ैन को उन्होंने कहा कि हम तजवीज़ दे चुके हैं कि वो तशद्दुद में कमी करें और ये तजवीज़ जो है वो अभी भी टेबल पर है, अभी भी कायम है। जी नुकबत, ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सेनेट में एक हियरिंग भी हुई जिसमें पाकिस्तान के किरदार पर बात हुई और वही सवाल दोहराया गया कि क्या पाकिस्तान जो है इंतहा पसंदों को महफूज ठिकाने फराहम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस हवाले से क्या बात हुई? जी इरम, कल सेनेट की जो अप्रोप्रिएशन कमेटी है जो अखराजात की मंजूरी देती है उसकी एक हेयरिंग थी जिसमें अमेरिका के जो कायम मकाम वज़ीर दिफा है पैट्रिक शैनहन और साथ ही अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है जनरल डनफोर्ड वो मौजूद थे। लिंडज़े ग्राहम जो सेनेट की जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली सवाल किया दोनों से कि क्या वो इस बात से इतफाक करते हैं कि जब तक पाकिस्तान तालिबान को महफूज ठिकाने देने की बात से इनकार नहीं करता उस वक्त तक अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं है। तो दोनों ने इस बात का मस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इत्तफाक करते हैं, लेकिन दोनों ने ये भी कहा कि उनको यकीन है कि पाकिस्तान का अफगान अमल में बहुत अहम किरदार है। जी थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ नुखबत मलिक। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के इम्कान का इशारा दिया है, ताहम ईरान ने उसे मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, मगर ईरान सदर ओबामा के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की बात सुन रहा है, जिसकी वजह से बातचीत में मुश्किल आ रही है। जबकि खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की पासदाराने इनकलाब फोर्स के एक आला एहलकार ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। ईरान और अमरीका के हुक्काम की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त आ रहे हैं जब अमरीका ईरान की जानिब से किसी मुमकिना कार्रवाई के पेश नज़र अपने तैयारा बरदार बहरी बेड़े समेत अपने दिफाई असासे मशरक़ वस्ता भेज रहा है। आज वाशिंगटन में 2 रोज़ा अमरीका चीन तजारती मुज़ाकरात का आखिरी दौर हो रहा है। तमाम अमरीका और चीन के माबैन तजारती जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमरीका की जानिब से चीनी दरामदात पर महसूलात की शरह 10% से बढ़ाकर 25% करने के फैसले पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है, जबकि चीन ने अमरीकी टैरिफ्स का जवाब देने का ऐलान किया है। अमरीका और चीन पहले ही एक दूसरे पर अरबों डॉलर के इजाफी महसूलात आयद कर चुके हैं। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग अमरीकियों को किस तरह मुतासिर कर रही है, इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर।
इस वक्त हम बात करेंगे सदर ट्रंप को दरपेश मसाइल की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1985 और 1994 के दरमियानी अरसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कारोबार में $1.2 बिलियन के नुकसान की रिपोर्ट दायर की थी, जिसके बायस उन 10 सालों के दरमियान के अरसे में उन्हें इनकम टैक्स भरने से छुटकारा मिल गया था। जहां मुखालिफ पार्टी के अरकान सदर ट्रंप से उनके टैक्स ना भरने पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरे सियासी तनाज़ात भी बहस में आगे हैं। क्या ये तमाम सूरत हाल अमरीकी सदर के लिए किसी किस्म के चैलेंजेस का बायस बन रही है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेल्फ मेड रियल एस्टेट डेवलपर, डील करने का माहिर और कामयाब बिजनेसमैन, ये वो इमेज था जो डोनाल्ड ट्रंप ने 80 और 90 की दहाई में पेश किया था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1985 और 1994 के दरमियानी अरसे में ट्रंप बिजनेसेस को जो किसी भी दूसरे अमरीकी टैक्स दहिंदा को होने वाले नुकसान से ज्यादा यानी $1.2 बिलियन का खसारा हुआ। इस खसारे की मदद से डोनाल्ड ट्रंप 10 में से 8 साल टैक्स से छुटकारा पाने में कामयाब हुए। वो हालिया अमरीकी तारीख में पहले सदर हैं जिन्होंने अपने टैक्स गोशवारे सामने लाने से इनकार किया है। हो सकता है कि उनके टैक्स गोशवारों से पता चले कि वो इतने मालदार नहीं जितना वो दावा करते हैं। इससे उनकी अपनी सदारती मुहिम के दौरान किए जाने वाले एक अहम दावे की भी तरदीद होती है। हस्बे मुखालिफ यानी डेमोक्रेट्स तवील अरसे से सदर ट्रंप से उनके टैक्स रिटर्न सामने लाने का मुतालबा करते आए हैं। उनका मकसद ये जानना है कि आया गैर मुल्की कारोबारों से डीलिंग्स उनकी सदारती जिम्मेदारियों पर असरअंदाज तो नहीं हो रही या उन्होंने टैक्सेस में कोई हेरा फेरी तो नहीं की। सदर ट्रंप ने मुतालबा मानने से इनकार किया है, जिससे अदालती जंग का इम्कान बढ़ गया है। वो मेरी हर बिजनेस डील के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे मेरे टैक्सेस की अदायगी बिल्कुल दुरुस्त है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से 2016 के सदारती इंतखाबात में रूसी मदाखलत की तहकीकात की बगैर हज़फ शुदा रिपोर्ट फराहम करने से इनकार करने पर सदर ट्रंप के अटॉर्नी जनरल विलियम बार को कांग्रेस की तौहीन का मुर्तकिब करार देने की कोशिश पर बहस भी जोर पकड़ रही है। We are now in a constitutional crisis. व्हाइट हाउस इस मामले से बचने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों का हुकूमत पर से एतमाद उठ जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि जब हुकूमत के अरकान आपस में ही लड़ रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए क्या काम करेंगे, और इस तरह सदर की कुर्सी हासिल करने के लिए उन उम्मीदवारों को मौका मिलता है जो आने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखते हैं। डेमोक्रेट्स के मुतालबात से इनकार करके सदर ट्रंप ने अपना मुआखजा करवाने के इम्कानात में इजाफा कर लिया है। मंगल के रोज हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सदर ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि वो डेमोक्रेट्स को उकसा रहे हैं ताकि उनका मुआखजा किया जाए और वो इस बहाने लोगों की हमदर्दी हासिल कर सकें। पेट्सी विडा कुसवारा के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आपको वेबसाइट तक रसाई में मुश्किल हो रही हो तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम कंटेंट बआसानी मिलेगी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स पर पाकिस्तान की रैंकिंग में कमी हुई है। इसकी बड़ी वजह सहाफती इदारों और सहाफ़ियों को रियासती इदारों की जानिब से दरपेश दबाव में इजाफा बताया गया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान 180 मुल्कों की फहरिस्त में इस साल 142वें नंबर पर है। तंजीम के मुताबिक सन 2018 में कम से कम 3 पाकिस्तानी सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करने की वजह से कत्ल किए गए। सुबह खैबर पख्तूनख्वा जो उन इलाकों में आता है जहां ना सिर्फ रियासती दबाव है बल्कि इंतहा पसंदों से भी सहाफ़ियों को खतरात लाहक हैं। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली सबरानी 5 माक़बल तक एक निजी न्यूज़ चैनल के साथ रिपोर्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, लेकिन कई सालों की मेहनत के बावजूद उन्होंने इस शोबे को खैरबात कहकर अपना कारोबार शुरू करने का इरादा किया। जो जर्नलिज्म में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, वो इतनी इनसिक्योर है कि जर्नलिस्ट इस वक्त काम नहीं कर पा रहे हैं। आप काम कर रहे होते हैं और आपको उसी वक्त कॉल आ जाती है कि भाई आप अभी रिजाइन करके दे दें। तो इतनी इनसिक्योर सिचुएशन में जर्नलिस्ट किस तरह से काम कर सकते हैं?
पाकिस्तान में सहाफत कभी भी आसान न थी, मगर पिछले तकरीबन 2 सालों के दौरान सूरत हाल वाज़ेह तौर पर खराब हुई है। सहाफ़ी आज़ादी इजहार राय पर इलानिया और गैर इलानिया कदगनों की शिकायत कर रहे हैं। मीडिया इदारों ने माली मुश्किलात के बाइस बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म की हैं। आज़ादी सहाफत पर नजर रखने वाले इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 मुल्कों की सालाना फहरिस्त में पाकिस्तान को 139 से 142वें नंबर पर रख दिया है। अब्दुल गफार बेग गुज़िश्ता 40 सालों से फोटोग्राफर के तौर पर मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसियों के साथ काम कर चुके हैं, मगर गुज़िश्ता 6 माह से बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी बच्चियों के स्कूल की फीस तक देने से कासिर हैं। कि अब मेरी उम्र जो है इस एज में मैं कोई ऐसा काम दूसरा नहीं कर सकता सिवाय इस अखबार के, और अखबार में कोई इस वक्त मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने जनरल ज़िया के दौर से लेके और अभी तक जो मैं हालात देख रहा हूँ, मैंने इस किस्म के हालात कभी नहीं देखे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आदात के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ पेशावर से 200 से जायद सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला जा चुका है, जबकि बहुत से मुलाजमीन को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। मीडिया इदारों से वाबस्ता अफराद सूरत हाल के लिए सिर्फ रियासत को ही नहीं, मीडिया मालिकान को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे अखबारात हैं जिनको जो कि 7,000 8,000 रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं और सूबाई हुकूमत उनको करोड़ों रुपए मंथली इश्तिहारात दे रही है। लेबर लॉस को देखा जाए, अदालती निज़ाम यहाँ पे मौजूद है, वो पूछें कि क्यों इन सहाफ़ियों के साथ इस तरह करते हैं आप लोग। अखबार के मालिकान, चैनल के मालिकान अपने कैमरे की इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन किसी सहाफ़ी की इंश्योरेंस नहीं कराते। सबरानी कहती है कि सहाफत उनका शौक था और वो अपने कारोबार को मुस्तहकम करके फ्रीलांस सहाफ़ी के तौर पर खिदमत अंजाम देना चाहेंगी। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया मालिकान के दरमियान बातचीत जारी है ताकि सहाफ़ियों के मसाइल का ठोस हल निकाला जा सके। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान में सेंसरशिप और सेल्फ सेंसरशिप एक बहुत बड़ा और अहम मसला है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह सहाफ़ती इक़दार के तकाजे पूरे ना होने से आज़ादी सहाफ़त के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से स्काइप के जरिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट वुसअतुल्लाह खान। वेलकम टू द शो वुसअत। वुसअत, सबसे पहले यही बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की सहाफ़त का मयार आप कहाँ देखते हैं और उसके पीछे क्या इदारती वजूहात कार फरमा है? मयार जाहिर है कि अप टू द मार्क नहीं है, और इदारती वजूहात की आपने बात की तो कोई भी शिप हो या इवन गदा गाड़ी भी हो तो उसके लिए सवार का होना ज़रूरी है या कैप्टन का होना ज़रूरी है। सहाफ़त में जो अखबार और चैनल में जो कैप्टन होता है वो एडिटर होता है। पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि एडिटर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पे है। कहीं कहीं तबर्रुकन हमें नज़र आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सहाफ़ती इदारे हैं उनमें मालिक ही एडिटर है। मालिक का ख्याल है कि एडिटर जो है दुनिया का सबसे फारिग आदमी होता है, वो सिर्फ हुक्म चलाता है कि तुम इधर चले जाओ, तुम ये स्टोरी कर दो, तो मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता, या मेरा बेटा या पोता क्यों नहीं ये काम कर सकता। तो उसने एडिटर को जो है वो निकाल दिया है या उसको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया है और खुद टेक ओवर कर लिया है, और उसकी वजह से जो सहाफ़त का जो मयार है जितना उसकी समझ में आता है वैसे ही सहाफ़त आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कमर्शियल एंटिटीज बन चुकी हैं मीडिया और जो मालकान है वो खुद चला रहे हैं। ये बताइए कि जब अगर हम सहाफ़ती इक़दार की बात करें तो सहाफ़ी खुद जब यौम पाकिस्तान पर या जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का खदशा पैदा हुआ तो उस वक्त जो है उन्होंने रियासत का मौक़िफ़ अपनाया बजाय इसके कि हक़ाइक़ पेश करें। बहुत सारे केसेस में दूसरी जगह यौम पाकिस्तान पर हमने देखा कि फ़ौजी लिबास में भी रिपोर्टिंग की गई। जब इस तरह के वाक़यात आपको TV चैनल्स पर या सहाफ़ी करते हुए नज़र आए तो ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? देखिए, ये इसी चीज़ की निशानदेही करते हैं जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जब एडिटर को आप लात मार के निकाल देंगे और मालिक होगा तो मालिक की जिस तरह की सहाफ़त समझ में आएगी वैसे ही वो लोगों से भी करवाएगा, अपने मातहतों से भी करवाएगा। तो ये जो बंदर तमाशा है उसके ख्याल में अगर ये रेटिंग ला रहा है तो रेटिंग के लिए तो सब कुछ करेगा। आप वर्दी की बात कर रही हैं, इंडियन चैनल्स जो हैं कई इस दौरान जो हुआ अपने बालाकोट वाला वाकया, उस दौरान कई चैनलों पे तो बंदूक लेके भी बैठे हुए थे एंकर।
اور وردی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ فالو کر رہا ہے. اور یہ جو ہے صرف یہاں تک نہیں ہے. ایدھی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا جب ان کا انتقال ہوا تو ریٹنگ کے لیے ان کی قبر میں لیٹ گیا تھا نا وہ تو بالکل بالکل بالکل. وسعت صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, بالکل ان کو میں ایک سستے تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وسعت صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا, جیسا کہ ہم اینکرز کو دیکھتے ہیں کہ اینکرز کے لیے بھی آبویسلی ایک رولز اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. ابھی ہم نے تازہ ایک واقعہ دیکھا ناصر جان کے ساتھ, اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اینکرز نے کتنی لبرٹی لے لی ہے خود ہی؟ دیکھیں سارا مسئلہ ہے ٹریننگ کا فقدان اور اس کے بعد ان کی پکڑ کتنی ہے ادارہ جاتی. تو بلکہ خود ابھارا جاتا ہے کہ کچھ اس طرح کا ماحول پیدا کر دو کہ گلاس چل جائیں, گالم گلوچ ہو جائے تاکہ بار بار بیپ چلانے کا موقع ملے. تو یہ سارے حربے جو ہیں ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریٹنگ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہی حربوں سے ریٹنگ لی جا رہی ہے. اگر کوئی سیریس مواد ہو دکھانے کا اور کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہو یا کوئی ڈاکومنٹری بیسڈ کوئی سیریز ہو تو اس پہ تو آتا ہے مالک کا خرچہ, تو وہ پیسہ بچانے کے لیے پھر اس طرح کے سستے ہتھ کنڈے استعمال کرواتا ہے. جی بہت بہت شکریہ وسعت ہمارا ساتھ دینے کا. وسعت جیسا کہ بتا رہے تھے کہ میڈیا کے جو ہے کیا مسائل ہیں. تھینک یو وسعت. جیسا کہ ہم نے شو میں آج ذکر کیا, امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تناؤ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. صورتحال کا براہ راست اثر امریکہ کے کاشتکاروں پر ہو رہا ہے. امریکہ میں کاشتکاروں کے لیے مکئی اور سویابین سال کی فصلیں سب سے زیادہ منافع بخش ہوتی ہیں, لیکن بیجنگ اور واشنگٹن کی تجارتی تکرار کے بیچ کاشتکاروں کے لیے معمول کے فیصلے کرنا مشکل ہو رہا ہے. ریاست ایلینوائے کے شہر پرنسٹن کے باہر ایون ہولٹین کے کھیت میں اس سال مکئی کا راج ہے. اس سال ہم نے پھلیاں نہیں کاشت کی. 3 ماہ کی تجارتی جنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ صدر ٹرمپ طویل مدتی مقاصد رکھتے ہیں. اس وقت میں اور میرے والد نے اس بارے میں بات کی. ہم نے اچھی پیداوار والی مکئی کاشت کرنے کا فیصلہ کیا. ایون ہولٹین نے یہ فیصلہ سویابین کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ایک مشکل سال کے بعد کیا. یہ زیادہ تر تجارتی تنازع اور چین کی جانب سے امریکی زرعی درآمدات پر ٹیرف لگانے کے اثرات تھے. چین نے یہ محصولات امریکہ کی چینی درآمدات پر ٹیرفز کے جواب میں لگائے تھے. ہمیں ہر بشل پر $1.5 سے $2 کا نقصان اٹھانا پڑا. جیسے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر جاری ہیں, ویسے ہی کسانوں کے لیے غیر یقینی صورتحال بھی, خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جب سویابین کی ایک بڑی مقدار امریکی گوداموں میں پڑی ہے. سویابین کے لیے مستقبل کی مارکیٹ کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا انحصار اس پر ہے کہ کیا ہم تجارتی مذاکرات میں کوئی پیش رفت کر رہے ہیں یا نہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم چین کے ساتھ معمول کے تجارتی تعلقات بحال کر سکیں گے. اس وقت سٹوریج میں امریکی تاریخ میں سویابین کی سب سے بڑی مقدار پڑی ہے. ہم سویابین کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں. لیکن ایون ہولٹین کے لیے سویابین کو نہ اگانے کا فیصلہ آسان نہیں تھا. سویابین کی 1 ایکڑ کی فصل کے مقابلے میں 1 ایکڑ کی مکئی کی فصل پر زیادہ خرچہ آتا ہے, لہٰذا ہمیں مزید رقم ادھار لینی پڑی. زیادہ لاگت آنے کا مطلب ہولٹین کے لیے منافع کا کم ہو جانا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اس سال کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والے منافع میں اضافے کا اعلان کیا ہے, لیکن ماہرین زیادہ پر امید نہیں. ہولٹین کا کہنا ہے کہ وہ موسم کی طرح ہر چیز پر کنٹرول تو نہیں رکھ سکتے, لیکن وہ اپنی مکئی کو اگانے کے فیصلے پر پچھتائیں گے نہیں. کین فراباغ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کتنی مساجد ہیں اور پھر ان میں سے سب سے پرانی کون سی ہے؟ امریکہ میں مساجد پر تحقیق کرنے کے لیے ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام امریکہ کی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. اس وقت وہ آئیوا میں ہیں جہاں سے ہم ان سے براہ راست رابطہ کر رہے ہیں. ثاقب, آپ اس وقت مدر ماسک پر موجود ہیں, یہ بتائیے کہ مدر ماسک کی اہمیت کیا ہے؟ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ مسجد ہے, اسے کہا جاتا ہے مدر ماسک آف امریکہ, جو کہ موجود ہے امریکی ریاست آئیوا کے شہر سیڈر ریپڈس میں. اور اس کو مدر ماسک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ امریکہ میں پرپز بلڈ یعنی کہ مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی پہلی مسجد ہے. اور یہ عمارت اسی حالت میں موجود ہے جس وقت یہ 1920 کے دہائی کے آخر میں تعمیر کی اس کی شروع ہوئی تھی, اور پھر 1934 میں یہ عام لوگوں کے لیے کھول دی گئی تھی مسجد, ایک مسلم ٹیمپل کے طور پر اور ایک مسجد کے طور پر جہاں مسلمان کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹی کے لوگ بھی آ سکتے تھے. آپ ہمارے ناظرین کے لیے فرسٹ ماسک پہ بھی ایک سٹوری کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, وہ کیا, اس کی کیا اہمیت ہے؟
بالکل ارم، جو امریکہ کی وسط مغربی ریاستیں ہیں یہاں پر مسلمان کمیونٹی البتہ کم ہے، لیکن یہاں پر جو مساجد کی تاریخ ہے وہ بہت ہی رچ ہے. یہاں جیسے ہم نے بتایا کہ مدر ماسک جو ہے آیووا میں موجود ہے. یہاں سے کچھ 1000 میل کے فاصلے پر امریکی ریاست نارتھ ڈکوٹا کے چھوٹے سے شہر میں امریکہ کی پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی سال 1928 میں، اور وہ سیریا اور لیبنان سے آنے والے مہاجرین نے وہ مسجد بنائی تھی. لیکن 1970 کی دہائی میں وہ مسجد بوسیدہ، جو عمارت تھی اس کی، وہ بوسیدہ ہو کر شہید ہو گئی تھی، اور اس کی جگہ پھر 2004 میں ایک سمبل کے طور پر مسجد دوبارہ سے تعمیر کی گئی تھی. لیکن یہ مسجد جو ہے یہ اسی حالت میں موجود ہے. اور یہ دونوں مساجد جو ہے ارم، مزید بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو نیشنل ہسٹورک رجسٹر ہے، جو تاریخی مقامات کا رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے امریکہ میں، یہ دونوں مساجد اس میں ایک امریکی ریلیجیس ہسٹری کی تاریخی مقامات کے طور پر اس میں موجود ہے. اور پوری دنیا اور امریکہ بھر سے لوگ ان مساجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں. تھینک یو سو مچ ثاقب فار بینگ ود اس. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان کیا. اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ایونجرز اینڈ گیم کا عالمی ریکارڈ توڑنے کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی تازہ کیا خبریں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اپنے ہفتہ وار سلسلے ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. ڈزنی نے 3 نئی اسٹار وارز فلمیں ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے. ان فلمز کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائی گئی، لیکن پہلی فلم 2022 میں ریلیز کی جائے گی. ساتھ ہی اواتار 2 کی ریلیز کو پورے 1 سال تک ملتوی کر دیا گیا ہے، جو اب دسمبر 2021 میں ریلیز کی جائے گی. اور 2022 تک 8 نئی مارول فلموں کو ریلیز کیا جائے گا. ایونجرز اینڈ گیم ریلیز کے 2 ہفتوں بعد ہی کئی بڑے ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے. یہ فلم ٹائٹینک کو پیچھے چھوڑ کر $2.2 بلین سے زائد کمانے والی دنیا کی دوسری بڑی فلم بن گئی ہے، جبکہ پہلے نمبر پر اب بھی اواتار نے قبضہ کر رکھا ہے. امریکی سینما میں ایونجرز اب بھی بلیک پینتھر اور دیگر ایونجرز فلموں سے پیچھے ہے. اور نیو یارک میں ہوا امریکہ کا سب سے بڑا فیشن ایونٹ میٹ گالا. یہ ایونٹ ہر سال میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹس کے کاسٹیوم انسٹیٹیوٹ کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. اس میں ہالی ووڈ انڈسٹری کی اہم شخصیات ایونٹ کی تھیم کے مطابق لباس پہن کر آتی ہیں. اس سال ایونٹ کی تھیم تھی کیمپ، لیکن بہت سے سیلیبریٹیز نے اس تھیم کی پرواہ کیے بغیر ملبوسات پہن کر اس میں شرکت کی. وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. یہ تھی اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ آج کا ویو 360 اپنے اختتام کو پہنچا. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/viewer اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے hamaरी ویب سائٹ پر urduvoa.com. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ.